आम तौर पर भारत की जंग आज़ादी में सूफी, पीर, उलमा इनके रोल की बात तो होती है, लेकिन वो इतनी प्रोमिनेंटली नहीं होती है। ऐसा आम देखा गया है। अगर बातचीत होगी भी तो ज्यादा से ज्यादा उलमाए देवबंद के वो भी दो तीन नाम, उसके आगे बात नहीं जाएगी। मौलाना आजाद पे बात आ जाएगी, आगे बात नहीं जाएगी। गांधी जी का रोल जो है वो बहुत लोगों का ये दावा है कि जरूरत से ज्यादा लिया गया है नाम, कुछ लोगों का दावा है कि नेहरू जी का नाम ज्यादा लिया गया है। इस सारी डिबेट के बाहर अगर हम बात करें खुद गांधी जी की, तो हमें ये बात समझनी पड़ेगी कि गांधी जी जब हिंदुस्तान आए, बाद में 1915 के बाद जब वो पहुंचे हिंदुस्तान, तो वो एक नेशनल हीरो या इंटरनेशनल हीरो के तौर पर पहुंचे थे, जिन्होंने कि साउथ अफ्रीका में एक तरीके से रेशियल डिस्क्रिमिनेशन के खिलाफ ह्यूमन राइट्स की आवाज उठाई थी। उन्हें यूरोप में, हिंदुस्तान में, पूरे एशिया में हर जगह लोग मानते थे कि वो कुछ हैं। तो जब वो उन्होंने एंट्री करी तो पहली चीज ये हुई कि गोखले साहब ने उनसे ये वादा लिया कि देखिए, आप शुरू में एकदम से पॉलिटिक्स में नहीं आएंगे, पहले आप हिंदुस्तान को देखिए, समझिए, उसके बाद आप सोचिएगा। तो हुआ ये कि जो पहले इन जगह पर जहां पर के महात्मा गांधी 1916 में ही जहां पर वो पहली बार मिलने के लिए गए, सबसे पहले उन्होंने वहां पर बात की हिंदुस्तान की आजादी की जिन लोगों से, मतलब इंपॉर्टेंट लोगों से। हम ये बात नहीं कर रहे हैं आते ही वो बंदरगाह पर ही बहुत लोगों से मिले। तो वो सबसे पहले गए थे सिंध। सिंध में किसके पास गए? लुआरी एक जगह थी, लुआरी के एक पीर थे, बड़े मशहूर पीर थे, वो उनके पास गए। क्यों गए? क्योंकि जो साउथ अफ्रीका में उनकी तहरीक थी, उसमें जो उनके साथ लोग थे जिनका केस लड़ने के लिए वो गए थे और बाद में जिन्होंने उन्हें एक तरीके से फंड किया था, वो सब लुआरी के पीर के ही मुरीद हुआ करते थे। तो लुआरी के पीर के मुरीद ही एक तरीके से उनके साथी थे। उन्होंने कहा था कि आप जाएंगे, उनसे जरूर मिलिएगा, वो आपकी मदद करेंगे। मजेदार बात यह है कि अगर हम सीआईडी रिपोर्ट्स उस जमाने की देखें तो लुआरी के पीर जब गांधी जी से मिले तो उन्होंने गांधी जी से मिलने के बाद अपने लोगों को कहा, गांधी जी ने कुछ नहीं कहा, उन्होंने ही कहा कि हमें अंग्रेजों का बॉयकॉट रखना चाहिए। इसमें जानने वाली चीज यह है कि ऐसा नहीं है कि सिंध के ये पीर फकीर गांधी जी के आने से नेशनलिस्ट हो रहे थे। बहुत से लोग ये समझ सकते हैं, नहीं, असल में वो पहले से ही थे। वहां पर झंडे वाला पीर थे, झंडे वाला, तो रशीदुल्लाह नाम था उनका। तो सिल्क लेटर मूवमेंट आपने नाम सुना होगा, रेशमी रुमाल तहरीक। तो उसमें जो एक इंपॉर्टेंट इंसान है जिसके खिलाफ केस था, वो पीर झंडेवाला के खिलाफ था। मजेदार चीज ये है कि पीर झंडेवाला के छोटे भाई थे पीर महबूब शाह, उन्होंने भी गांधी जी से मुलाकात करी और यह तय हुआ कि अंग्रेजों के खिलाफ मिलकर जंग करी जाएगी। आप देख रहे हैं, मतलब गांधी जी के हिंदुस्तान आने से पहले ही वो लोग एक्टिव वैसे ही थे। यह है कि गांधी जी आए तो उन्होंने कहा कि हम साथ में हाथ मिला लेते हैं। 1917 में सीआईडी के कान तब भी खड़े हुए जब लुआरी के पीर कराची पहुंचे और उसी वक्त गांधी जी पहुंचे। रिपोर्ट में लिखा गया कि लुआरी के पीर पहली बार अपनी खानका छोड़कर बाहर आ रहे हैं, ये कैसे हो रहा है? तो काफी मुश्किल थी उनके लिए, लेकिन खैर उन्होंने वहां पर कुछ नहीं हुआ ज्यादा। लेकिन जब जलियांवाला बाग में जो हत्याकांड हुआ, आप सब जानते हैं उसके बारे में, जब वो हुआ तो उसके बाद जो पहली चीज हुई वो ये हुई कि अरेस्ट जो पहले इंसान हुए जिन्होंने गिरफ्तारी दी, सत्याग्रह एकदम से लॉन्च हुआ था, जिसने सबसे पहले गिरफ्तारी दी वो पीर महबूब शाह थे। जी हाँ, ये भी सिंध के ही रहने वाले एक पीर थे जिनसे गांधी जी पहले ही मिल चुके थे। गांधी जी ने उन्हें एक कांग्रेचुलेशन का खत भी लिखा, काफी कुछ हुआ, वो एक अलग कहानी है। उसके बाद अगर हम देखें तो वही सिंध के पीर, इन्हीं लोगों में से, यहां से और एक सिंध के पीर थे, पीर सिबगतुल्लाह। ठीक है, पीर पगारो, पगारो के पीर कहलाते थे। इनकी भी एक खास बात थी, इन्होंने उसके बाद झंडा बुलंद किया। 1930 की दहाई में इन्होंने झंडा बुलंद किया और इन्हें बाकायदा फांसी दी गई। और इन्होंने, अगर आप इनके ठीक से पेपर समझें तो आपको समझ में आएगा कि जिस जमाने में सुभाष चंद्र बोस बाहर की मदद से आर्मी बना रहे थे, तो एक आर्मी भारत के इस फ्रंट पर सिंध में और दूसरी तरफ फकीर ईपी के फकीर भी बना रहे थे। तो ये लोग भी एक आर्मी बना रहे थे। यहां तक कि कुछ जगह ये भी है कि जर्मनी में जो पहला प्लान सुभाष चंद्र बोस जी ने दिया था वो यही था कि जो आर्मी सिबगतुल्लाह बना रहे हैं और ईपी के फकीर बना रहे हैं, उस आर्मी को कहा जाए कि वो और मजबूत हो, उसे हम हथियार मुहैया कराएं, और अगर 50,000 लड़ाके इधर से खड़े हो जाएंगे
तो अंग्रेजों से लड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ऐसे ही डर के भाग जाएंगे। तो ये प्लान का पार्ट थे, मतलब आप समझ रहे हैं, सिबगतुल्लाह जिन्हें फांसी भी हुई वो प्लान, उसी प्लान का पार्ट है जिसमें हम नेताजी सुभाष चंद्र बोस को देखते हैं, जिसमें हम इससे पहले राजा महेंद्र वाले पार्ट में अगर आप देखें तो झंडे वाला पीर नजर आएंगे, और ये सब एक ही जगह से आपको नजर आ रहे हैं, एक ही सिलसिला नजर आ रहा है। और इन्हीं लोगों ने ये झंडा बुलंद रखा बाकायदा। हिंदुस्तान की आजादी के बाद भी जब बंटवारा हो गया, बंटवारे के खिलाफ इन्होंने झंडा बुलंद रखा। ऐसी बहुत सारे रिकॉर्ड्स हैं हम लोगों के पास। तो जो चीज हमें समझ में आती है वो ये समझ में आती है कि जो रोल था पीरों का, उलमा का, वो उस तरीके से हमारे सामने नहीं आ पाया। उसकी बहुत सारी वजह हो सकती हैं, कई बार हिस्टोरियन सोर्स तक नहीं पहुंच पाए, कई बार हिस्टोरियन वो बताना ही नहीं चाहते हो, या कई बार कुछ पॉलिटिकल वजह हो, कुछ सियासी वजह रही हो। लेकिन अब वक्त है, इंटरनेट है, दुनिया खुल चुकी है, आप कुछ भी पढ़ सकते हैं, कुछ भी जान सकते हैं। पहले आप लाइब्रेरी तक नहीं जा सकते थे, तो अब आप रेल है, हवाई जहाज है, आप किसी भी बड़ी लाइब्रेरी जा सकते हैं, आप चीजें पढ़ सकते हैं। आपके बीच कुछ लोग हैं जैसे कि हेरिटेज टाइम्स है, या फिर ऐसे दीगर और भी जगह हैं जिन्हें कि आप मदद कर सकते हैं कि वो ऐसी चीजें खोज पाएं। ये एक मतलब मेरी अपनी एक राय है कि जितने भी लोग ये काम कर रहे हैं, जरूरी नहीं है कि आप वो काम करें, आप हिस्टोरियन नहीं है, आप कुछ और करते हैं, तो लेकिन आपकी ये एक चीज है कि आप उन्हें सपोर्ट करें ताकि आप तक चीजें पहुंचे, सिर्फ आपके लिए नहीं, आने वाली नस्लों के लिए, सिर्फ आने वाली नस्लों के लिए नहीं, पूरा नैरेटिव बदलने के लिए जो हिंदुस्तान में या फिर पूरी दुनिया में बना हुआ है जगह जगह। शुक्रिया।